Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to today's class of Editorial Insights। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो रही होगी। अब आप पैसेजेस को ईजिली रीड कर पा रहे होगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे और जो भी फैक्ट्स है जो ऑथर आपसे शेयर करना चाहता है उसे भी आप ईजिली समझ पा रहे होगे। जो एस्पिरेंट्स मेरे साथ डे वन से बने हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी क्लासेस देखी है, वो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो भी अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। कोई आपकी कोई कंप्लेन है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, वो भी शेयर करें। और मैं आपके सारे जो भी आपके डाउट्स है, आपके कंप्लेन्स हैं, आपके सजेशन है, उन पर रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है सन्ड्री। ठीक है, और वेरियस काइंड्स, इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, एक एडजेक्टिव है। अब सन्ड्री क्या होता है? सेवरल, वेरियस, मैनी। कोई ऐसी चीज जो काफी तरह की है, नंबर्स में काफी ज्यादा है, उसको हम सन्ड्री कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? सेवरल, मैनीफोल्ड। इन सब का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इंडिविजुअल मतलब एक ही है, सिंगल है। सोल है, सिंगल है। तो इंडिविजुअल एंड सोल इनका मतलब होता है सिंगल। ठीक है, वन। ठीक है, तो सन्ड्री किसको क्या कन्वे करता है? वो कन्वे करता है प्लूरलिटी को। ठीक है, प्लूरल चीजें हैं, एक से ज्यादा चीजें हैं। वहीं एंटोनिम्स जो इंडिविजुअल है, जो सोल है, जो ओनली है, वो सजेस्ट करता है कि कोई चीज एक ही है, अकेली है। ठीक। सेकेंड वर्ड हमारा है शार्प। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब शार्प के बहुत बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, एक तो शार्प हो गया हैविंग पॉइंटेड एज, जैसे आप नाइफ्स को शार्प कहते हो, फोक्स को शार्प कहते हो, मतलब उसकी एज काफी पॉइंटेड है, नुकीली होती है, काट सकती है। एक शार्प आप पीपल को भी कहते हो। अगर मैं कहूँ किसी को कि ही इज शार्प बॉय, मतलब कि वो शार्प है, मतलब इंटेलिजेंट है, विटी है। ठीक है, बहुत जल्दी सोच के कोई सोल्यूशन निकाल सकता है। बट यहाँ पे जो पैसेज में जो शार्प वर्ड है, उसका मतलब है फैशनेबल एंड न्यू, मतलब जो फैशनेबल है, हु नोज फैशन, हु नोज हाउ टू ड्रेस वेल, जो वेल ड्रेस्ड है। ठीक है, सिनोनिम्स चिक एंड स्टाइलिश। चिक और स्टाइलिश भी हम फैशनेबल लोगों को कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स जिसे सही तरीका नहीं है ड्रेस होने का। ठीक है, जो डिसेबल्ड है, मतलब उसने जैसे तैसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं, शैबी है, ओल्ड, टॉर्न, डर्टी क्लोथ्स पहन रखे, तो उसे हम कहते हैं डिसेबल्ड या शैबी, जो कि शार्प के एंटोनिम्स। तो आज आपने शार्प का एक और न्यू मीनिंग सीखा। थर्ड इज विकैरियस, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब विकैरियस क्या होता है? सी, दो तरह के एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एक जो हम खुद करके फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे साथ खुद होता है। दूसरा, जब हम किसी दूसरे को देख के उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं, उनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे फीलिंग्स और ऐसे एक्सपीरियंस जो हम दूसरों को देख के और समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम विकैरियस कहते हैं। Felt or experienced by watching or reading about someone else doing something rather by doing it yourself। मतलब आप खुद नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि उसकी फीलिंग्स को या उसके एक्सपीरियंस को सोचो या फील करो। सिनोनिम्स क्या होंगे? इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है और सेकेंडरी है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डायरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हैंड हो जाएगा। दोनों का मतलब क्या होता है कि जो कि आप कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, तो वो एंटोनिम्स हो गए इसके। फोर्थ, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इंट्रूसिव जनरली हम वैसे लोगों को कहते हैं जिन्हें दूसरे लोगों के लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो जानबूझ के दूसरों की लाइफ में घुसेंगे, दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराएंगे और चाहेंगे कि जो सामने वाला है वो सब कुछ बता दे। ठीक है, तो टेंडिंग टू इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ अदर, जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, जैसे नीबर्स होते हैं, उनको बुलाता कोई नहीं है पर फिर भी आ जाएंगे और पूछना स्टार्ट करेंगे, हाँ क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। ठीक है, हमें नहीं बताना, फिर भी हमें बताना पड़ता है क्योंकि वो इतने इंट्रूसिव होते हैं।
सिनोनिम्स क्या है? नोजी, प्राइंग, दोनों का मतलब क्या होता है? इंट्रूसिव, जो इंटरफेयर करे दूसरे के लाइफ में जानबूझ के बेमतलब का। एंटोनिम्स क्या होगा? कोचियस, मैनरली, दोनों का मतलब क्या होता है? वेल मैनर्ड, पोलाइट, जिसे पता है बिहेव कैसे करना है। ठीक है, मैनर्स क्या होते हैं? गुड मैनर्स क्या होते हैं? अब बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करनी है, कैसे दूसरों को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना है, उतना ही पूछना है जितना की जरूरत हो। तो वैसे किसी पर्सन को हम कोर्टेस या मैनरली कहते हैं। फिफ्थ इज रेनोल्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब रेनॉल्ड का मतलब क्या होता है? फेमस, पॉपुलर, जिसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, औरों से अलग है, डिस्टिंग्विश्ड है। क्यों? क्योंकि उसे लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो सबसे अच्छा है, बाकी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। प्रोमिनेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉन्टेम्प्टिबल, मतलब जो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है, जिससे लोग हेट करते हैं, रिस्पेक्ट जिसको नहीं करते हैं, तो उसे हम कॉन्टेम्प्टिबल कहते हैं। नोटोरियस, अब नोटोरियस भी पॉपुलर होता है, बट किस वे में पॉपुलर होता है? नेगेटिव वे में। ठीक है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो और अच्छे काम की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है, तो आप रेनोन्ड हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, प्रोमिनेंट हो। अगर आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, और उस वजह से आप पॉपुलर हो रहे हो, मतलब इस सेंस में नहीं कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, इस सेंस में कि लोग आपको आपको जान रहे हैं, आपके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट काफी लोग जान रहे हैं आपको, तो वो हो गया नोटोरियस, पॉपुलर बट इन अ नेगेटिव सेंस। सिक्स्थ, फैंटेसी। अब फैंटेसी क्या होता है? अ प्रोडक्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। ठीक है। क्या है ये? नाउन होता है, आपके इमेजिनेशन का कोई प्रोडक्ट जो रियल नहीं है, आपकी सोच में है, दिमाग में है, आपने उसको इमेजिन किया, विजुअलाइज किया है उसे। ठीक है। ड्रीम क्या है? इल्यूजन है। इल्यूजन क्या होता है? नकली, माया जाल, जो सही में होता नहीं है बट हमें लग रहा होता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जो सच्चाई है, जो सूरत है, जो रियलिटी है, जो एक्चुअलिटी है। ओके। सेवन, रेजिलियंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेजिलियंस। काफी बार अलग अलग आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, अलग अलग वे में चीजें कन्वे करता है। तो रेजिलियंस क्या होता है? नाउन है। ये हम लोगों की उस एबिलिटी को कहते हैं जिससे वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में या डिफिकल्टी में या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, उससे बहुत जल्दी उबर जाते हैं, उससे बहुत जल्दी डील कर लेते हैं, खुद को संभाल लेते हैं, और जो कर रहे थे वो फिर कंटिन्यू करते हैं करना। यानी ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, या बहुत कम टाइम के लिए इफेक्ट होते हैं, तुरंत खड़े होते हैं। जैसे डिफिकल्टी आई, डिफिकल्टी ने उन्हें गिरा दिया, बट वो बहुत जल्दी उठ खड़े हुए और फिर से लग पड़े। तो रेजिलियंस कहते हैं, और उन लोगों को क्या कहते हैं? रेजिलियंट। सिनोनिम्स, ग्रिट एंड मेटल। ग्रिट भी वही होता है, टेनासिटी को कहते हैं। आप डिटर्मिनेशन है, आप में डिटरमाइंड हो कि कोई भी आपका प्रॉब्लम आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, वो आपको अफेक्ट कर रही है, आप सफर कर रहे हो, बट फिर भी यू आर नॉट गिविंग अप। आप उठ खड़े हो रहे हो बार बार, वो बार बार गिरा रही है, आप बार बार खड़े हो रहे हो और आप कंटिन्यू कर रहे हो। मेटल भी यही होता है। ठीक है, आपका रेजिलियंस। ठीक है। एंटोनिम क्या होता है? डिफीटिज्म। डिफीटिज्म क्या होता है? एक ऐसा सोच, ठीक है, एक ऐसा एटीट्यूड जहां पे आपने मान लिया है कि मुझे डिफीट मिल चुकी है, आप होपलेस हो गए हो, कोई होप नहीं है आप में, आपको जीत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं जीत नहीं सकता, इतने डिफिकल्टीज हैं, इतने प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे जीत पाऊंगा। तो आपका जो एटीट्यूड है वो डिफीटिज्म का है। ठीक है। डिजेक्शन, होपलेसनेस, होपलेस हो रहे हो आप, होप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप में रेजिलियंस नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, बट आप उठ खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप वहीं पे बैठे रह जा रहे हो और कह रहे हो कि होपलेस है सब, चाहिए सब चीजें, मैं हार गया हूं। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स रेजिलियंस के एंटोनिम्स हैं। एट इज एमेनेटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? एमानेट का मतलब क्या होता है? कहीं से ऑरिजिनेट होना, कहीं से शुरू होना। ठीक है। कमिंग फ्रॉम और आउट ऑफ समथिंग एमानेट हो रहा है। एग्ज्यूडिंग भी इसका सिनोनिम से, इसका भी मतलब वही होता है, कहीं से कोई चीज निकल रही है। एग्जिबिटिंग भी वही होता है कि कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई चीज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां से वो चीज एमेनेट हो रही है। एंटोनिम, सीजिंग, खत्म हो रही है, मतलब शुरू नहीं हो रही है, खत्म हो रही है। एब्जॉर्बिंग भी है। अब जैसे एमेनेट क्या होता है? निकलना कहीं से, एब्जॉर्ब कहीं पे वापस घुसना, आना। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स। नाइन इज मिरर्ड। अब मिरर्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। अब मिरर क्या करता है?
ठीक है, जो सामने उसको डिफ्लेक्ट करता है उसी के जैसा पिक्चर हमें दिखाता है। तो मिरर क्या करना, किसी के फीचर्स को, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, एबिलिटी को, ठीक है, वैसे ही कॉपी करना या वैसे ही करना, उसको हम कहते हैं मिरर्ड। ठीक है, रिप्रेजेंटेड और हैड फीचर्स दैट आर सिमिलर टू समबडी और समथिंग एल्स। आपने किसी में बहुत अच्छी क्वालिटी देखी और आपने वही क्वालिटी अपने में भी लाई, आप भी वैसा ही बिहेव करने लगे। या आपने किसी को देखा किसी ने अच्छा काम किया तो आप भी वैसा ही अच्छा काम करने लगे। तो आपने उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को मिरर किया, ठीक है, इमिटेट किया, इम्यूलेट किया। दोनों का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, रेप्लिकेट करना, सिमुलेट करना। एंटोनिम्स कॉन्ट्राडिक्ट करना, उस जैसा सामने होना था उसके अगेंस्ट आप चले गए, उसके ऑपोजिट काम करने लग गए। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट काम करने लग गए। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सब्सटैंटिव। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा, वेरी ग्रेट इन नंबर, इन अमाउंट, लेवल या इंपॉर्टेंस। तो किसी भी चीज की अगर साइज बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, डिग्री इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसे हम सब्सटैंटिव कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके, कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ग्रेटर इन साइज, अमाउंट, वैल्यू और डिग्री। एंटोनिम्स क्या होंगे, अगर ग्रेट है तो मतलब जो ग्रेट नहीं है, जो कम है, बहुत निग्लेजिबल है, ना के बराबर है, स्लाइट है, बहुत कम है। ठीक। 11 इज हीरोइज्म। हीरोइज्म इज अ नाउन। सब्सटैंटिव क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है किसी के साइज को, अमाउंट को, वैल्यू और डिग्री को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव था। जो हीरोइज्म है वो नाउन है। ठीक है, अब हीरोइज्म क्या बताता है, ग्रेट ब्रेवरी, साहस, तो उसको हम हीरोइज्म कहते हैं। सिनोनिम्स करेज, साहस, प्लक, दोनों का मतलब ही साहस होता है। हीरोइज्म, करेज, वैलर। ठीक है, एक और वर्ड होता है वैलर, होता है प्लक, होता है, ये सारे वर्ड्स क्या करेज शो करते हैं, ब्रेवरी शो करते हैं। एंटोनिम्स कवर्डाइज, करेज नहीं है आप में, आप ब्रेव नहीं हो। ठीक है, टिमिडिटी, ये भी होता है कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है आप में। 12 इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज ऑल्सो अ नाउन। एक तो एटीट्यूड होता है एग्रेसिव बिहेवियर, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्किल्ड हो, तो आप इगोइस्टिकल वे में बिहेव कर रहे हो, जो कहते हैं ना कि एटीट्यूड बहुत है इसमें। तो वो एटीट्यूड क्या है, वो उसका बिहेवियर है। बट यहाँ पे एटीट्यूड, उस एटीट्यूड की बात नहीं हो रही है जो लोग दिखाते हैं कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब क्या है, एक फीलिंग या ओपिनियन किसी चीज के बारे में। आप किसी पर्सन को देखते हो, किसी इवेंट को देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, और आप उसके बारे में आपके माइंड में कोई सोच बनती है, कोई व्यू पॉइंट होता है आपका। आप उसको अच्छा समझते हो, गलत समझते हो या न्यूट्रल होते हो, वो आपका एटीट्यूड होता है, वो आपका व्यू पॉइंट होता है, पर्सपेक्टिव होता है, फीलिंग या ओपिनियन होती है जो आप उसके बारे में रखते हो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, इग्नोरेंस, आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो कोई एटीट्यूड नहीं बनेगा, कोई ओपिनियन नहीं बनेगा। नाइविटी, नाइविटी भी क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग। ठीक है, अब लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, अवेयरनेस नहीं है, तो देन देयर इज नो एटीट्यूड, कोई एटीट्यूड नहीं होगा, कोई व्यू पॉइंट नहीं होगा, कोई पर्सपेक्टिव नहीं होगा। 13 इज फेटलिज्म। फेटलिज्म इज ऑल्सो अ नाउन। ये क्या बताता है, फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अब फेटलिज्म, ये फेट वर्ड, ठीक है, यानी जो डेस्टिनी होती है, किस्मत, इससे डिराइव है। जो फेटलिज्म होता है कि एटीट्यूड होता है जिसमें आप फेट पे बिलीव करते हो, आपको लगता है कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, हम नहीं बदल सकते, अपने एक्शन से हम किस्मत को चेंज नहीं कर सकते। द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अब आपने किस्मत पे छोड़ दिया, अगर आपने ये मान लिया है कि नहीं बदल सकता, हम नहीं कुछ कर सकते, तो आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि वो चीज होनी होगी तो होगी ही, अगर मेरी हार लिखी है तो मैं हारूंगा ही। तो ये एटीट्यूड रख लिया आपने, फेटलिज्म आप में आ गया। ठीक है, रेजिग्नेशन कहते हैं इसको, आपने रिजाइन कर दिया पूरी सिचुएशन से, विड्रॉ कर लिया है खुद को, डिफीटेड मान लिया है। डिस्पेयर है, होपलेसनेस है आप में, होप नहीं है। तो एंटोनिम क्या होगा सर, कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप चीजों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमिज्म है, आप आशावादी हो। ठीक है, आप में पॉजिटिव थॉट्स है कि नो, यू कैन डू समथिंग, यू कैन स्टिल डू समथिंग, यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड, यू कैन चेंज द आउटकम ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी है एक, ascribe टू। अब ascribe टू का मतलब क्या होता है कि हम सॉरी, किसी कैरेक्टरिस्टिक, किसी क्वालिटी को
या एट्रीब्यूट को एस्क्राइब करते हैं, मतलब कि हम बताते हैं कि सर्टेन पीपल सर्टेन ऑब्जेक्ट में ये क्वालिटी है। बिलीव दैट अ पर्टिकुलर क्वालिटी और फीचर बिलोंग टू इज टिपिकल ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी पर्सन में या किसी चीज में वो क्वालिटी अगर होती है तो हम बोलते हैं कि हम वो क्वालिटी उसे एस्क्राइब कर देते हैं। तो ये था आज का वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। अप्रोच क्या रहेगी हमारी आर्टिकल को रीड करने की? पहले मैं पैराग्राफ दिखा के यहाँ पे शो करूंगा पैराग्राफ। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से पढ़ लोगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करोगे। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखना कि आप जो समझे थे क्या वही पैराग्राफ कह रहा था। तो देखते हैं आज का पैराग्राफ किस पे। डेरेक ओब्रायन राइट्स व्हाट आई सॉ इन अ कैंसर सेंटर। जो ऑथर है वो डेरेक ओब्रायन है, वो ये लिखते हैं कि उन्होंने क्या देखा है कैंसर सेंटर में। कैंसर सेंटर है जहाँ पे कैंसर के पेशेंट जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट, तो वहां पे वो गए और उन्होंने क्या देखा। अकम्पनिंग अ फ्रेंड हु हैड बीन डायग्नोस्ड विद द बिग सी। एक फ्रेंड को वो अकम्पनी कर रहे थे, मतलब उसके साथ जा रहे थे। वो फ्रेंड कौन था? जिसको डायग्नोस किया गया था, मतलब जिसको हो गया था। क्या हुआ था? बिग सी। अब यहाँ पे बिग सी का मतलब क्या है? कैंसर, ठीक है। अब कैंसर चूंकि सी लेटर से स्टार्ट होता है, तो ऑथर ने उसको बिग सी कहा है। बिग सी क्यों कहा है? क्योंकि कैंसर का जो इफेक्ट होता है किसी के लाइफ पे, किसी की बॉडी पे, किसी की मेंटल सिचुएशन पे, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत डेवास्टेटिंग होता है, बहुत सीवियर होता है, इसीलिए बिग सी कहा है। आई सॉ हाउ पेशेंट्स जगल होप एंड रेजिलियंस। और कैंसर सेंटर में क्या देखा? कि उन्होंने देखा कि कैसे जो पेशेंट्स है वो जगल कर रहे होप एंड रेजिलियंस, मतलब वो होपफुल भी हो रहे हैं, होपफुल भी रहते हैं जब उनमें इम्प्रूवमेंट दिखता है, और वो रेजिलियंस भी शो करते हैं, मतलब जब कोई नेगेटिव चीज, कोई डिसएडवांटेज उनके साथ होता है तो वो हार नहीं मानते, वो फिर से खड़े होते हैं, ठीक है। तो इस पैसेज में क्या है हम देखेंगे कि डेरेक ओब्रायन ने क्या ऑब्जर्व किया कैंसर सेंटर में, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ है, आप लोग पहले एक बार रीड कर लो, फिर साथ में करते हैं। There are so many ways to spend a Friday morning. ऑथर क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है कि एक फ्राइडे मॉर्निंग, एक फ्राइडे का सुबह है, इसको बहुत तरीके से स्पेंड किया जा सकता है। अलग अलग काम कर सकते हैं फ्राइडे मॉर्निंग में, ठीक है। 9 AM to 11 AM। अब 9 AM to 11 AM का जो टाइम है फ्राइडे मॉर्निंग का, उसको ऑथर कह रहे हैं कि हम बहुत तरह से स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। वन could be glued to an outdated iPhone 12। अब एक काम क्या होता है कि अब आपका एक पास एक आईफोन 12 है जिसको ऑथर ने क्या बताया? आउटडेटेड, मतलब पुराना हो चुका है। तो हो सकता है कोई पुराना आईफोन 12 चला रहा हो, ठीक है। सेंडिंग सन्ड्री टेक्स्ट मैसेजेस व्हाइल स्टक इन ट्रैफिक, मतलब वो पर्सन है ट्रैफिक में फंसा हुआ है, उसके पास एक आउटडेटेड आईफोन 12 है, ठीक है, और उस पर वो बहुत सारे मैसेजेस भेजे जा रहा है। तो ये एक काम है जो आप कर सकते हो फ्राइडे मॉर्निंग में, ठीक है। दूसरा काम क्या है? और lounging in bright blue pajamas contrasted with a starched white linen shirt in the study at home। ठीक है, या आप अपने घर पे हो सकते हो, इस रूम में हो सकते हो जहां पे आप स्टडी करते हो, ठीक है, और आप क्या पहने हो सकते हो? ब्राइट ब्लू पजामास और स्टार्च व्हाइट लाइनन शर्ट। टू लुक शार्प फॉर द कॉल ऑन गूगल टीम्स एट 10। और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने? बिकॉज यू वांट टू लुक शार्प, यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, वेल ड्रेस्ड, क्योंकि आपकी मीटिंग है गूगल टीम्स पे 10 बजे, ठीक है। अब मीटिंग है तो आप अच्छा दिखना चाहते हो, प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हो, यू वांट टू लीव अ गुड इंप्रेशन, तो इसीलिए आपने ये ब्राइट ब्लू पजामास और स्टार्च्ड व्हाइट लाइनन शर्ट पहन रखी है। और आप उस रूम में हो घर के जहाँ पे आप स्टडी करते हो, मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट शांत होगा, कंफर्टेबल होगा, पीसफुल होगा। और माइंडलेसली वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स ओवर मॉर्निंग टी। या फिर आप और क्या कर सकते हो कि आप बस देखे जा रहे हो शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, माइंडलेसली, आप कोई माइंड नहीं लगा रहे हो, जो आ रहा है आप देखे जा रहे हो, ठीक है। सिपिंग द विकैरियस प्लेजर ऑफ अ ब्लूपर मेड बाय अ पॉलिटिकल राइवल। और आपको कौन सा शॉर्ट दिखा? आपको दिखा एक शॉर्ट जिसमें एक पॉलिटिकल राइवल है, ठीक है, उसने गलती कर दी। तो गलती पे जो आपको जो प्लेजर मिला कि अरे देखो मेरा राइवल है, इसने गलती कर दी, कितना मजा आ रहा है मुझे, उस मजे को आप क्या कर रहे हो? सिप कर रहे हो। देखो जनरली हम क्या करते हैं? सिप द टी, हम चुस्की लेते हैं चाय की, तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑथर ने उसी वे में कहा है कि हम किसकी चुस्की ले रहे हैं? उस प्लेजर की ले रहे हैं, जो आनंद हमें मिल रहा है क्या देख के? ब्लू पर मिस्टेक देख के, जो मिस्टेक पॉलिटिकल राइवल ने की है।
और प्रिटेंडिंग टू बी पोलाइट, या हम प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत पोलाइट होने का कि हम अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है अच्छे से बात करने का, हमारा मन कर रहा है कि सुना दे अच्छे से उसे, पर हम फिर भी पोलाइट बने हुए हैं ऑन एन इंट्रूसिव फोन कॉल। हम क्यों पोलाइट बने हुए हैं, क्यों हमारा मन कर रहा है कि हम सुना दे, क्योंकि फोन कॉल कैसा है, इंट्रूसिव है, और किससे आया है, एक पुशी दिल्ली अक्वेंटेंस, ठीक है। मतलब कि एक दिल्ली में रहने वाला अक्वेंटेंस है, जानकार है, काफी पुशी नेचर का है। पुशी मतलब बहुत ही डिटरमाइंड है, मतलब उसको जानना ही है कि क्या हो रहा है लाइफ में, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। और उसने एक इंट्रूसिव फोन कॉल किया है, मतलब फोन कॉल भी किस लिए किया है, इंट्रूसिव नेचर का किया है, कि फोन कॉल पे इसीलिए किया है कि मुझे उसको जानना है आपके लाइफ में क्या होना है, और आपको ये अच्छा पसंद नहीं है, मैं क्यों बताऊं मेरी लाइफ में क्यों होना है, मुझे मेरा मन कर रहा है सुना दो उससे कि क्यों फोन कर देते हो, लेकिन फिर आप पोलाइट हो रहे हो, ठीक है। तो ये सारे काम एक पर्सन कर सकता है। अब देखो यहाँ ये सारे मेंशन करने का ऑथर का पर्पस क्या है। ऑथर ने पहले क्या कहा कि बहुत तरीके फ्राइडे मॉर्निंग को स्पेंड करने के, जो 9 AM से 11 AM का टाइम पीरियड होता है। अब ऑथर ने जो भी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, या जो भी वो जिसने अलग अलग दिन पे किए होंगे, उसका एग्जाम्पल दिया है कि क्या क्या कर सकता है एक इंसान, क्या क्या करता होगा, ठीक है। या तो वो अपना आईफोन 12 चला रहा होता होगा, ठीक है, अब ट्रैफिक में फंसा हुआ है, आईफोन चला रहा है, टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा है, या फिर वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड है क्योंकि उसकी टीम्स की मीटिंग है, वो घर पे है, ट्रैफिक में नहीं फंसा है, वो घर पे है क्योंकि उसकी मीटिंग है गूगल टीम्स पे। या वो ये दोनों काम भी नहीं कर रहा है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जा रहा है, और किसी राइवल ने गलती कर दी है, उसका आनंद ले रहा है, उसको हंसी आ रही है। या फिर सुबह ही सुबह किसी इंट्रूसिव अक्वेंटेंस जानकार ने ये कर दिया है, कॉल कर दिया है, अब उसको उसमें वो पोलाइट वे में हाँ हाँ ठीक है अच्छी बात है बोले जा रहा है, ठीक है। रश रस बिजी, मतलब रश रस बिजी से क्या कहना चाह रहा है कि जो लाइफ है लोगों की बहुत रश से भरी हुई है, बहुत बिजी लाइफ है, एक के बाद एक काम आते जाते हैं, रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता, बिजी। दैट्स वाई दे कॉल अस द ह्यूमन रेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक बहुत ही लाइक ह्यूमर का यूज किया है ऑथर ने। दैट्स वाई दे कॉल अस ह्यूमन रेस। अब जो ह्यूमन की स्पीसीज है, देखो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ह्यूमन की स्पीसीज को ह्यूमन रेस कहते हैं ना। बट ऑथर क्या कह रहा है इन अ फनी वे कि हमें ह्यूमन रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हमेशा हम रेस में ही है, जो लाइफ की रेस है उसमें ही हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, मतलब कि बहुत बिजी हो गए हैं, एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें ह्यूमन रेस कहा जाता है। बट वन फ्राइडे मॉर्निंग लास्ट मंथ, अब एक फ्राइडे मॉर्निंग जो लास्ट मंथ का एक फ्राइडे मॉर्निंग था उसमें कुछ अलग हुआ। बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। तो कॉन्ट्रास्ट इससे मुझे ये सजेस्ट हो गया है कि ये जो ऑथर बिजी होने की बात बता रहा है, इससे कुछ अलग हुआ होगा, तभी तो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द ह्यूमन रेस। अब जो ह्यूमन रेस है, ये जो बिजी स्केड्यूल है ह्यूमंस का, उससे ऑथर को ब्रेक मिल गया, थोड़ी देर के लिए उसको मोहलत मिल गई, ब्रेक मिला। कब, एक फ्राइडे मॉर्निंग लास्ट मंथ, पिछले मंथ का, ठीक। तो यहाँ पे ऑथर क्या है, वो सोच रहा है, वो बता रहा है कि बहुत सारे तरह के वेज है फ्राइडे मॉर्निंग को स्पेंड करने के, फिर एग्जाम्पल दे रहा है अलग अलग काम पर क्या क्या कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल्स उसके पास कैसे है, या तो उसने ये सारे काम खुद किए होंगे, या तो वो देखता होगा जनरल लोग क्या करते हैं किसी मॉर्निंग में, तो वो बता रहा है कि इतने तरह से लोग अपना फ्राइडे मॉर्निंग ये स्पेंड कर सकते हैं। अब फिर क्या बता रहा है कि रश 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 बिजी बिजी, मतलब बिजी लाइफ है, फुल ऑफ रश, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है लोगों का, लेकिन एक फ्राइडे मॉर्निंग को उसको इस जो रेस है इससे थोड़ा छुटकारा मिला, थोड़ा ब्रेक मिला, ओके। 2.5 hours एट अ मोस्ट अनलाइकली लोकेशन। अच्छा एक मिनट, आप पहले रीड कर लेना, फिर मैं स्टार्ट करूँ। हाँ चलिए। 2.5 hours at a most unlikely location, the reception area at the David H. Koch Center for Cancer Care at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York। अब क्या बता रहा है कि उसको ये रेस्ट ब्रेक कहाँ मिला था, तो उसको ब्रेक मिला था 2.5 hours का, 2.5 घंटे का ब्रेक मिला उसको इस बिजी स्केड्यूल से। और ब्रेक मिला कहाँ पे, अ मोस्ट अनलाइकली लोकेशन, मतलब ऐसा लोकेशन जो अनलाइकली है, मतलब अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल, मतलब ऑथर ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो इस लोकेशन पे जाएगा और उसको ब्रेक मिल जाएगा, बट उसको ब्रेक मिल गया। और लोकेशन क्या था, वो लोकेशन था रिसेप्शन एरिया डेविड एच कॉच सेंटर फॉर कैंसर केयर का, ठीक है, जो मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर केयर सेंटर न्यूयॉर्क में है।
तो यहाँ जो कैंसर सेंटर है जिसका नेम दिया है ऑथर ने, यहाँ पे उसको ब्रेक मिल गई उसके बिजी स्केड्यूल से, जिसको वो ह्यूमन रेस कहता है। A dear friend's 59-year-old wife had recently been diagnosed with stage 4 metastatic non-small cell lung cancer. उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, और ऑथर के एक अच्छे फ्रेंड है। उनकी 59-year-old वाइफ को क्या हो गया था? स्टेज 4 मेटास्टैटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर हो गया था, विच हैड स्प्रेड टू द काफ मसल। जो कि काफ जो मसल होता है, जो लेग का काफ होता है, आपका जो मसल होता है, यहाँ तक वो कैंसर पहुंच गया था। तो जो फ्रेंड था वो अपनी वाइफ को लेके गया होगा कैंसर सेंटर, तो ऑथर भी साथ में उसके चला गया था। My spouse and I accompanied our friends to their first appointment with the oncologist. तो my spouse यानी कि जो ऑथर की वाइफ है, ऑथर की जो पार्टनर है, और ऑथर खुद, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट था ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है। वो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एन एक्सपर्ट इन लार्ज सेल कैंसर। जो लार्ज सेल कैंसर्स होते हैं उनके एक्सपर्ट को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। द पेशेंट, her husband and Tanuka, my wife, were with the specialist on the third floor for a little over 2 hours. जो पेशेंट, ठीक है, जो कि उसके फ्रेंड की वाइफ थी, जो वही पेशेंट थी, फिर उसके हस्बैंड जो कि ऑथर के फ्रेंड है, और टोनुका जो कि ऑथर की वाइफ थी, वो कहाँ थे? वो थे थर्ड फ्लोर पे स्पेशलिस्ट के साथ 2 घंटे से ऊपर तक, ठीक है, मतलब 2 घंटे से ऊपर तक उन्होंने टाइम स्पेंड कर दिया था स्पेशलिस्ट के साथ। आई ऑप्टेड फॉर अ लोनली बीच सोफा जस्ट इनसाइड द मेन एंट्रेंस ऑफ द रेनोल्ड फैसिलिटी। तो ऑथर ने क्या सोचा कि उसे एक सोफा दिखा, ठीक है, एक लोनली बीच सोफा। लोनली इसलिए कह रहा है क्योंकि उस सोफे पे कोई बैठा नहीं था, उस सोफे को सबने अकेला छोड़ दिया था। और सोफे का कलर क्या था? बीच था। बीच कलर कैसा होता है? लाइक थोड़ा सा जो वॉश टाउन येलो टाइप का होता है, खाकी जैसा कलर होता है, उसको बीच कहते हैं। तो बीच कलर का सोफा था, उस पर कोई नहीं बैठा था। तो ऑथर ने क्या सोचा कि वो सोफे पर जाके बैठ जाता है। और सोफा कहाँ है? डेनोल्ट फैसिलिटी जो है, जो वो सेंटर था, जो पॉपुलर सेंटर था, उसके मेन एंट्रेंस के पास ही था। आई पुट माई मोबाइल फोन ऑन साइलेंट एंड स्टोर्ड इट अवे इन द पॉकेट ऑफ माई ट्रैक सूट। उसने क्या किया? अपना मोबाइल फोन साइलेंट किया ऑथर ने, और ट्रैक सूट के पॉकेट में डाल दिया। दिस वॉज अ मॉर्निंग टू टेक पिक्चर्स इन माई माइंड। ये ऐसी सुबह थी जहां पे ऑथर माइंड में पिक्चर्स लेना चाहता है। अब देखो इस सेंटेंस से कहने का क्या मतलब है कि दिस वॉज अ मॉर्निंग टू टेक पिक्चर्स इन माई माइंड। देखो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है उसके इस एक्शन से। उसने फोन साइलेंट किया और पॉकेट में रख लिया ट्रैक सूट के। फिर क्या कह रहा है ऑथर कि आज मॉर्निंग में माइंड से मैं पिक्चर्स लूंगा। मतलब देखो कॉन्ट्रास्ट कहाँ बता रहा है। जनरली वो क्या करता होगा? अपने फोन से पिक्चर्स लेता होगा, बट इस बार उसने फोन रख दिया और क्या कह रहा है? मैं माइंड से पिक्चर्स लूंगा। मतलब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा लोगों को, जिससे मेरे माइंड में मेंटल इमेजेस बनेंगे। और इनके इन शॉर्ट में मेमोरीज की बात कर रहा है, क्योंकि आप जब कुछ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो कि माइंड में उस तरह से मेमोरीज बनती है। तो उसकी बात कर रहा है कि इस बार मैं फोन से पिक्चर्स नहीं लूंगा, मैं फोन का यूज नहीं करूंगा, मैं बस बैठूंगा, देखूंगा लोगों को और सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, जो कि बाद में मेरी मेमोरीज बनेंगी। जस्ट ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। द फैंटेसी कैप्शंस वुड राइट देमसेल्व्स। अब यहाँ पर उसने एक और सेंटेंस लिखा है कि द फैंटेसी कैप्शंस वुड राइट देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है? अब देखो जब वो लेता है पिक्चर अपने फोन से, तो फोन से लिया पिक्चर, अब हम क्या करते हैं जनरली जब भी हम पिक्चर लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, तो हम कैप्शन तो लिखते हैं जिसमें हम बताना होता है हमें कि पिक्चर कहाँ का है, हमें कैसा लगा, हमारे फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, ठीक है, हम लिखते हैं पिक्चर में। जिसे हमने पिक्चर क्लिक किया, ठीक है, अब इसको इंस्टाग्राम पे डालना है, यहाँ पे लव का साइन है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और उसके यहाँ पे उन्हें लिख दिया कि हाँ ये देखो इंजॉइंग विद दिस दिस दिस, या फिर वॉज अ ग्रेट डे, तो हम कैप्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑथर भी वही करता होगा, वो पिक्चर लेता होगा, कैप्शन लिखता होगा, बट आज वो पिक्चर नहीं ले रहा है, ठीक है, वो मेंटल इमेज ले रहा है, मतलब फोन का यूज नहीं कर रहा है, वो बस ऑब्जर्व करेगा। तो जो कैप्शन है, कैप्शन बताते क्या है? देखो कैप्शन हम क्यों लिखते हैं? हम कैप्शन के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि वो जो पिक्चर हमने क्लिक की है वो क्या बता रही है, क्या डिस्क्राइब कर रही है, किस जगह की है, क्या हुआ था, या हम क्या फील करते हैं उस चीज के बारे में। तो जब ऑथर देखेगा, किस ऑब्जर्व करेगा,
किसी को कोई भी इवेंट को, तो उसके बारे में भी स्टोरीज बनेंगी। ठीक है, अब आप भी कहीं पे जाते हो, बहुत बैठ के आप सोच के ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, तो आपको लगता है ना कि हाँ ये पर्सन इधर जा रहा है, इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हुआ होगा, इसने सुबह में ये किया होगा। अब आपने देखा कि दो लोग झगड़ रहे हैं, फिर आप सोचने लगोगे हाँ हो सकता है इनके बीच फाइट हुई हो, कुछ एक डिसएग्रीमेंट हो, तो स्टोरीज आप में आने लगती है, इमोशंस आप में आने लगते हैं। आपने किसी को देखा वो जल्दी जल्दी भागा जा रहा है, तो आपने भी फील किया कि हाँ उसको जल्दी हो रही होगी, तो वो थोड़ा सा भी घबराया हुआ है कि वो लेट ना हो जाए। तो इन्हीं चीजों को तो हम कैप्शन में लिखते हैं। तो चूंकि आज वो माइंड में पिक्चर्स लेगा, ठीक है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, जो स्टोरीज उसके माइंड में ही आएंगे। इसलिए उसने कहा है कि द फैंटेसी कैप्शंस वुड राइट देमसेल्व्स। इस बार वो फोन पे राइट नहीं करेगा, बट माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली वो कैप्शंस वो स्टोरीज आ जाएंगी जैसे वो ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है इस लाइन से ऑथर। अब देखो, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका टॉपिक जब आता है, तो कभी कभी जो इस लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट डज द ऑथर वांट टू से थ्रू दिस लाइन, या इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस दे देते हैं, तो ऐसे ही आप पॉइंट्स कनेक्ट करके, ठीक है, समझ सकते हो। हमने कैसे समझा, हमने देखा कि उसने पहले फोन को देखो, स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी एक्ट क्या था, उसका फोन को रखना, और फिर उसने कहा कि दिस वाज अ मॉडर्न टेक पिक्चर्स, तो इससे हमने ये समझा कि फोन में वो पिक्चर लेता होगा, बट आज जो फोन का यूज नहीं करेगा, वो लेगा पिक्चर माइंड में, यानी कि वो ऑब्जर्व करेगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद कैप्शंस को भी हमने फोन से कनेक्ट किया कि जैसे फोन होता है, पिक्चर लेते हैं, कैप्शन लिखना होता है। ठीक है, तो इस बार कैप्शंस उसके माइंड में स्टोरीज खुद आएंगे। तो अगर आप इस तरह से समझोगे, पॉइंट्स के थ्रू डॉट्स कनेक्ट करोगे, तो आप बहुत इजीली पैसेज को समझ जाओगे, एक एक लाइन को समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर। तो जो ऐसे लाइंस के बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, क्या सोच रहा है, वो आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक, पहले आप पढ़ लेना, फिर हम डिस्कस करेंगे। Sitting right across me on another big beach sofa was a couple who looked to be in their late 70s or even 80s. अब ठीक उसके सामने एक एक और बीच कलर का सोफा था जहाँ पे कपल बैठे हुए थे, और उस कपल की एज क्या रही होंगी, लेट 70s या 80, यानी 76, 77 या 86, 87 एज के वो होंगे वो कपल। वो ऑथर के ठीक सामने बैठे थे, किस पे, एक और बीच कलर के सोफे पे। They had picked up coffee from the cafeteria at one end of the reception. रिसेप्शन के एक एंड पे, एक छोर पे कैफेटेरिया था, वहां से उन्होंने कॉफी उठाई थी उस कपल ने, एंड चैटेड अवे विद द enthusiasm of collegians on their first date. ठीक है, अब वो बात कर रहे थे, और किस तरह से बात कर रहे थे, बहुत इंथुजियास्टिक वे में, बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रहे थे। किस तरह से एक्साइटेड थे, जो यंग पीपल होते हैं, कॉलेजियंस मतलब वैसे लोग जो कॉलेज जाते हैं, जो यंग होते हैं, तो अपने फर्स्ट डेट पे वो कितने, जब वो पहली बार डेट पे जाते हैं, वो कितने एक्साइटेड होते हैं। तो उसी एक्साइटमेंट से वो बात कर रहे थे, इवन दो कि वो यंग नहीं थे, वो 70s या 80s के थे, फिर भी यंग का जो स्पिरिट होता है उनमें, जो एटीट्यूड होता है, जो एक्साइटमेंट होता है यंग पीपल का, वो उनमें था। ठीक, ऑब्वियसली वन ऑफ देम हैड द बिग सी। अब ये अगर कैंसर सेंटर पे आए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उन दोनों में से किसी एक के में तो कैंसर होगा, ये किसी एक को कैंसर होगा। बिग सी का मतलब क्या है, कैंसर। ठीक, आई कुडेंट टेल हु। अब लेकिन ऑथर देख के बता नहीं पा रहा था कि कैंसर किसको है। दे वर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। जो कपल थे, ठीक है, वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे आई कुडेंट टेल हु, ठीक है, ऑब्वियसली वन ऑफ देम हैड द बिग सी, आई कुडेंट टेल हु। इससे क्या कहना चाह रहा है ऑथर। ठीक है, पहले उसने डिस्क्राइब किया कि उसके सामने 70s 80s में एक कपल थे, ठीक है, फिर उसने ये बताया कि वो कपल इस तरह से बात कर रहे थे, ये एक्साइटमेंट थी उनके बातों में कि ऐसा लग रहा था कि वो यंग हो। ठीक है, यंग पीपल वाली एक्साइटमेंट। वो भी कौन सी एक्साइटमेंट, जो यंग पीपल अपने डेट पे, पहले डेट पे जो एक्साइटमेंट उनको होती है, वो एक्साइटमेंट उन पे थी, मतलब वो यंग थे। मे भी कहने का मतलब है कि वो अंदर से यंग फील कर रहे थे। ठीक है, ऑब्वियसली वन ऑफ देम हैड द बिग सी, आई कुडंट टेल हु। मतलब अब देखो, जब भी कैंसर होता है तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी पर्सन पे, और वो ऑब्जर्वर को देख के समझ में आ जाता है। मे बी वो वीक सो होता है, या उसके फेस पे वो डिप्रेशन, वो डिफीटिज्म जिसका हमने बात किया, वो होपलेसनेस दिखता है। बट यहाँ पे होपलेसनेस, वो डिफीटिज्म, वो नेगेटिव एटीट्यूड कपल दोनों में से किसी में नहीं दिख रहा था। तो इस वजह से वो बता नहीं पा रहा था
कि बिग सी किसको है। मतलब यहाँ पे वो क्या हाईलाइट कर रहा है कि वो कपल्स दोनों में से किसी एक को तो कैंसर था, बट वो फिर भी उस चीज से बहुत ही पॉजिटिव वे में डील कर रहे थे, बहुत ही इंथुजियास्टिक थे। वो उस कैंसर को अफेक्ट नहीं होने दे रहे थे, वो नेगेटिव नहीं हो गए थे, डिफीटिज्म नहीं हो गया था उनमें, दे वर ऑप्टिमिस्टिक। ये हाईलाइट करना चाह रहा है ऑथर, ठीक। दे वर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से हम समझते हैं, ठीक है। ये किसको क्या कहते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक तो होगा कि आपने हिंदी निकाल ली, एक एक लाइन की हिंदी बता ली कि हाँ इस लाइन की हिंदी ये है ये, और इस लाइन की हिंदी ये है। उसके बाद होता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर का ये क्या है, टोन यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या है ये लिखने का। ये जो इसी को कहते हैं इन्फर करना चीज है, ठीक है। तो ऐसे हम इन्फर करते हैं चीजों को, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और ऐसे अगर आप पढ़ोगे, इस तरह से समझोगे, माइंड लगाओगे, अपना थिंकिंग करोगे वहां पे, तो आपको पैसेज में और भी बहुत कुछ मिलेगा जो कि यहाँ पे फर्स्ट लुक में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिटोरियल सेशन में यही करते हैं, सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करते, हम पैसेजेस को एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, और इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ठीक। Then there was a mum in a wheelchair who was screaming at her son on the phone. फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक मॉम है, एक मदर है किसी की, व्हील चेयर में बैठी है, और अपने बेटे, उसका जो बेटा था जो फोन पे था उस पर चिल्ला रही है। ही वॉज लेट, क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि वो लेट था। सो शी डिसाइडेड टू गो अपस्टेयर्स फॉर हर अपॉइंटमेंट हरसेल्फ। अब उनका भी अपॉइंटमेंट था, मदर थी, उनका अपॉइंटमेंट था, बट उनका बेटा आया ही नहीं था, वो लेट हो गया था। तो अपने बेटे को फोन करके वो गुस्सा रही थी, चिल्ला रही थी। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ऊपर खुद ही चली जाएंगी अपॉइंटमेंट के लिए, बेटे का वेट नहीं करेंगी। Who else did I see at the reception? फिर याद कर रहा है ऑथर कि और किसको देखा था मैंने रिसेप्शन पे, स्टोरीज विदाउट नेम्स, ठीक है। स्टोरीज विदाउट नेम्स मतलब ऑथर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, लोगों को देख रहा है, लोगों के नेम्स उसको पता नहीं है, वो सारे उसके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, बट जब वो देख रहा है तो उसके माइंड में स्टोरी बन रही है। जैसे ओल्ड कपल के बारे में स्टोरी बनी कि हाँ उसमें उनमें इंथुजियाज्म है, वो कैंसर को लेके बहुत नेगेटिव नहीं है, पेसिमिस्ट नहीं हो गया, ऑप्टिमिज्म है। फिर जो मदर थी व्हील चेयर पे उनको ऑब्जर्व किया ऑथर ने, ठीक है। तो उसने बताया कि वो लेट है उसका बेटा, तो वो खुद जा रही है। तो ये स्टोरीज उसके माइंड में बन रही थी, बट उनको नेम्स पता नहीं थे। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे स्टोरीज विदाउट नेम्स, मतलब वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उनका जो बैकग्राउंड था वो उनको गेस कर पा रहा था कि इनके साथ क्या हुआ होगा या क्या हो रहा है, बट नेम्स उसे पता नहीं थे। अ मैन विद अ केयर गिवर हु माइट हैव बीन अ कलीग, उसने एक आदमी को देखा, एक मैन को देखा जो केयर गिवर के साथ था। वो केयर गिवर उसका कलीग भी हो सकता है, ठीक है, उसका नेबर भी हो सकता है, और अ फ्रेंड उसका फ्रेंड भी हो सकता है। देन a stylishly turned out couple in their 50s, फिर ऑथर ने किसको देखा, एक कपल को देखा जो कि अपने 50s में होंगे, बहुत स्टाइलिश थे, बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। who could have well been on holiday on a beach in Hawaii, मतलब उन्होंने ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे जैसे लोग जनरली पहनते हैं जब वो हवाई जाते हैं हॉलीडे पे, तो बहुत ट्रेंडी कपड़े पहनते हैं, बहुत स्टाइलिश फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहन के वो वहां पे आए हुए थे कैंसर सेंटर में। बट नो, वो हवाई नहीं जा रहे थे, हियर दे वर चेकिंग इन अर्ली फॉर अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इन मैनहट्टन। अब वो हवाई में नहीं थे, कहाँ थे, मैनहट्टन में थे, मैनहट्टन के कैंसर सेंटर में थे। उनका अपॉइंटमेंट था, वो हॉलीडे पे नहीं आए थे। हालांकि उनके ड्रेस से ऐसा लग सकता है देखने वाले को कि हवाई पे जा रहे हो हॉलीडे पर, वो हॉलीडे पे नहीं आए थे, वो बस फैशनेबल थे। वो आए किस लिए थे, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, और वो जल्दी आ गए थे। No one says it better on this subject than Siddharth Mukherjee in his must-read The Emperor of All Maladies, a Biography of Cancer। अब कैंसर पे सबसे अच्छा कौन बात कर सकते हैं, वो है सिद्धार्थ मुखर्जी। उनसे बेटर कोई बात या कोई कुछ नहीं कह सकता कैंसर सब्जेक्ट पे। और उन्होंने ये बात कहाँ कही है, अपनी मस्ट रीड, मतलब ऐसी बुक जो सबको पढ़नी चाहिए। बुक का नेम क्या है, द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, ठीक है। अब मुखर्जी राइट्स, मुखर्जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर द स्टोरी ऑफ ल्यूकेमिया, द स्टोरी ऑफ कैंसर, जो ल्यूकेमिया की स्टोरी है, जो कि कैंसर की स्टोरी है, isn't the story of doctors who struggle and survive। जो स्टोरी है कैंसर की, वो डॉक्टर्स की स्टोरी नहीं है,
डॉक्टर्स के स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है, डॉक्टर ने क्या अचीव किया, पेशेंट्स को ठीक करने में कितना एफर्ट लगाया, ठीक है, कैसे उन्होंने सरवाइव किया, डॉक्टर्स, उनकी स्टोरी नहीं है ये कैंसर की स्टोरी। मूविंग फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो ये एम्फसाइज कर रहे हैं मुखर्जी, सिद्धार्थ मुखर्जी, कि जो स्टोरी होता है कैंसर की जो स्टोरीज हैं वो डॉक्टर की स्टोरी नहीं होती है। वो स्टोरी इस बारे में नहीं है कि डॉक्टर्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ठीक करने में, पेशेंट्स को ट्रीट करने में, या कैसे सर्वाइव कर रहे हैं जब वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर उनका हो जाता है तो कैसे सर्वाइव करते हैं, इस पे स्टोरी नहीं है। इट इज द स्टोरी ऑफ पेशेंट्स, ये पेशेंट्स की स्टोरी है, ये जो कैंसर की स्टोरी है पेशेंट की स्टोरी है, हु स्ट्रगल एंड सर्वाइव, जो स्ट्रगल और सर्वाइव करते हैं, मूविंग फ्रॉम वन एम्बैंकमेंट ऑफ इलनेस टू अनदर, इलनेस के एक एम्बैंकमेंट से दूसरे एम्बैंकमेंट में मूव करते हुए जो स्ट्रगल उनका होता है, जिस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, उन पेशेंट्स की स्टोरी है ये स्टोरी ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है ऑथर, साइड किसको कर रहे हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी को, और क्या बता रहा है कि सिद्धार्थ मुखर्जी को कहना ऐसा है कि जो कैंसर की स्टोरीज है वो डॉक्टर की स्टोरीज नहीं है, डॉक्टर के स्ट्रगल की स्टोरीज नहीं है, डॉक्टर कैसे सर्वाइव करते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, उसकी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पेशेंट्स की, कि पेशेंट्स कैसे सर्वाइव करते हैं जब वो एक स्टेज से, यहाँ पे एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है, स्टेजेस, एक स्टेज से या एक चैलेंज से या एक स्ट्रगल से जो इलनेस के दूसरे स्ट्रगल पे, दूसरे चैलेंज पे, दूसरे स्टेज पे जाते हैं। रेजिलियंस, इन्वेंटिवनेस एंड सर्वाइवरशिप, क्वालिटीज ऑफन एस्क्राइब टू ग्रेट फिजिशियन। अब क्वालिटीज जो बताई है ऑथर ने, रेजिलियंस है, ठीक है, रेजिलियंस क्या होता है कि कोई डिफिकल्टी आई, आप बहुत जल्दी उस डिफिकल्टी से आपने डील कर लिया, उभर गए, ठीक है। इन्वेंटिवनेस मतलब नई नई चीजें करना, इनोवेटिवनेस, ठीक है। सर्वाइवरशिप, सर्वाइव करना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस सिचुएशन को हरा के, ये जो क्वालिटीज है दे आर ऑफन एस्क्राइब टू ग्रेट फिजिशियंस, मतलब ज्यादातर ये माना जाता है कि ये क्वालिटीज फिजिशियंस में आती है, जो ग्रेट फिजिशियंस है, जो ग्रेट डॉक्टर्स है, उनमें ये क्वालिटीज आती है। आर डिफ्लेक्टेड क्वालिटीज इमेनेटिंग फर्स्ट फ्रॉम दोज हु स्ट्रगल विद इलनेस। बट मुखर्जी क्या कह रहे हैं कि जो क्वालिटीज है जिनको हम मान लेते हैं कि डॉक्टर की क्वालिटीज हैं, रेजिलियंस है, इन्वेंटिवनेस है, सर्वाइवरशिप है, ये क्वालिटीज पहले उनमें आती है जो स्ट्रगल कर रहे हैं इलनेस से, मतलब ये क्वालिटीज पहले पेशेंट में आती है और फिर एंड ओनली देन मिरर्ड बाय दोस हु ट्रीट देम, पहले पेशेंट में आती है फिर डॉक्टर्स में दिखती है, मतलब पहले रेजिलियंस, पहले इन्वेंटिवनेस, पहले सर्वाइवरशिप पेशेंट शो करते हैं, ये क्वालिटीज पेशेंट की है, बाद में ये क्वालिटी डॉक्टर पे आती है, जब डॉक्टर उनको ट्रीट करते हैं तो वो भी रेजिलियंट हो जाते हैं पेशेंट के साथ साथ, और वो भी सर्वाइवरशिप उनमें भी आ जाता है। तो ये क्वालिटी ओरिजिनली कहाँ पे आती है, पेशेंट्स में आती है, फिर आती है डॉक्टर। तो यहाँ पे एक जो वाइडली हेल्ड बिलीफ है कि ये डॉक्टर की क्वालिटीज है, यहाँ पे ऑथर ने इस चीज को चैलेंज किया कि डॉक्टर की क्वालिटीज नहीं है, ये पहले पेशेंट्स में आती है, ये ओरिजिनली पेशेंट्स की क्वालिटी है, बाद में आती है डॉक्टर्स पे। इफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इज टोल्ड थ्रू द स्टोरीज ऑफ डॉक्टर्स, अगर जो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है अगर हम इसको डॉक्टर की स्टोरीज के थ्रू ही बताते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर ने ऐसा किया, डॉक्टर ने ये किया, डॉक्टर ने ऐसे ट्रीट किया था, ये चीज निकाला था, ये इनोवेट किया था, ये इन्वेंट किया था, इट इज बिकॉज ये ऐसा इसलिए है कि जिनका कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर्स का, देयर कंट्रीब्यूशन स्टैंड इन प्लेस ऑफ द मोर सब्सटेंसिव हीरोइज्म ऑफ देयर पेशेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि अगर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को अगर हम डॉक्टर के स्टोरी के थ्रू ही बताते हैं, ये इसलिए है कि जो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर ने किया है वो पेशेंट्स की वजह से ही है, जो पेशेंट ने जो हीरोइज्म, जो ब्रेवरी, जो रेजिलियंस, जो करेज दिखाया है, उसका ही इफेक्ट हुआ कि डॉक्टर इंस्पायर हुए और उन्हें एफर्ट्स किया जिससे नया कुछ इनोवेट हुआ। तो अगर हम मेडिसिन की हिस्ट्री डॉक्टर के स्टोरीज के थ्रू आज बता रहे हैं तो उसका रीजन भी यही है कि पेशेंट ने बहुत सब्सटेंसिव हीरोइज्म दिखाया था। तो यहाँ भी वो पेशेंट की का जो रोल है वो एम्फसाइज कर रहा है ऑथर कि पेशेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उनका जो क्वालिटी है, रेजिलियंस, जो हीरोइज्म है, जो करेज है, उस करेज ने ही इंस्पायर किया डॉक्टर्स को कि वो इन्वेंट करे, इनोवेट करे, वो भी सर्वाइवर बने। आफ्टर द पोएट्री ऑफ सिद्धार्थ मुखर्जीज राइटिंग, अब सिद्धार्थ मुखर्जी की जो राइटिंग है इसको पोएट्री बता रहा है ऑथर क्योंकि काफी पॉजिटिव है, ठीक है,
इसीलिए पोइट्री कैसी होती है, अच्छी होती है। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए सिद्धार्थ मुखर्जी की राइटिंग को पोइट्री बताया है ऑथर ने। हियर इज द प्रूफ ऑफ द रियलिटी ऑफ कैंसर इन इंडिया। अब पोइट्री तो आपने सुन ली सिद्धार्थ मुखर्जी की, अब रियलिटी देखो कैंसर की इंडिया में क्या है। तो यहां से वो रियलिटी बता रहे हैं। 1 out of 9 people is expected to face a cancer diagnosis during their lifetime। ठीक है, 9 में से 1 लोग को जाना पड़ता है कैंसर डायग्नोसिस के लिए, मतलब उनको चांसेस होते हैं, 9 में से 1 लोग को चांसेस होता है कि उनको कैंसर होगा अपने लाइफ में। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस इन इंडिया वाज 14.6 लाख इन 2022। यानी 2022 में 14.6 लाख नए कैंसर केसेस यानी नए कैंसर पेशेंट्स इंडिया में आए थे। आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर हैज बिकम द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज अभी फर्स्ट पे है, फर्स्ट है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। सेकंड पे कौन है, कैंसर है, यानी कि सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है कैंसर। एवरी 8 मिनट्स 1 वुमेन डाइज ऑफ सर्विकल कैंसर इन द कंट्री। हर 8 मिनट पे एक वुमेन की डेथ होती है, किससे, सर्विकल कैंसर से। लंग एंड माउथ कैंसर आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स अफेक्टिंग मेन। मेन को सबसे ज्यादा कौन से कैंसर्स होते हैं, लंग एंड माउथ कैंसर। फॉर विमेन इट इज ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर। और विमेन किससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर से। एंड लिम्फोइड ल्यूकेमिया फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। और जो 14 साल के नीचे के बच्चे उनको क्या अफेक्ट करता है, लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कॉजेस लीडिंग टू कैंसर इज टोबैको यूज। सबसे जो लीडिंग, जो सबसे आगे प्राइमरी कॉज है, मेन कॉज है कैंसर का, वो क्या है, टोबैको का यूज। जो टोबैको यूज करते हैं लोग, कंज्यूम करते हैं, उससे कैंसर होता है। एसोसिएटेड विद 35 to 50% ऑफ ऑल कैंसर्स इन मेन। मतलब मेन को जितना कैंसर होता है उसमें से 35 to 50% टोबैको की वजह से ही होता है, और विमेन को जितना कैंसर होता है उसमें से 17% टोबैको की वजह से होता है। एवरी डे 3700 पीपल डाई ऑफ टोबैको रिलेटेड डिजीजेस। हर दिन इंडिया में 3700 पीपल की डेथ होती है ऐसे डिजीज से जिसका रीजन टोबैको था। 4% ऑफ ऑल कैंसर डायग्नोस्ड इन इंडिया आर दोज अफेक्टिंग चिल्ड्रन। अब जितने भी कैंसर केसेस होते हैं उनमें से जो 4% होता है वो चिल्ड्रन को हो रहा होता है। तो ये रियलिटी यहाँ पे बताइए कि इंडिया में जो कैंसर सिचुएशन है वो कैसा है। ऑथर, one of the earliest communication campaigns to increase cancer awareness was created in 1978 by Ogilvy and Mather for the Indian Cancer Society। अब सबसे अगर बहुत पहले जो कम्युनिकेशन की बात करें और कैंपेन की बात करें जो कि किस लिए किया गया था कि लोगों में कैंसर को लेकर अवेयरनेस हो, तो वन ऑफ द मतलब कि सबसे पहले जो हुआ था उनमें से एक कैंपेन कौन सा था, जो ऑग्लिवी एंड मैटर ने किया था 1978 में इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए। ठीक है, यानी कि ऑग्लिवी एंड मैथर ने एक कैंपेन किया था, ठीक है, इंडियन कैंसर सोसाइटी में। कैंपेन का एम क्या था, कैंसर अवेयरनेस को इंक्रीज करना, और ये सबसे पहले हुआ हुआ कैंसर अवेयरनेस में से एक, यानी कि सबसे पुराना कैंसर अवेयरनेस में से एक ही है। एज डेविड ऑगलवी रोट इन हिज मास्टरपीस ऑगलवी ऑन एडवर्टाइजिंग। अब डेविड ऑगलवी की एक बुक है, ठीक है, जो मास्टरपीस है, ऑगलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, उसमें उन्होंने लिखा है The purpose of the campaign was to change attitudes from ignorance and fatalism to understanding and optimism। ये जो कैंपेन उन्होंने किया था इसका पर्पस क्या था, जो मेन पर्पस था वो था कि लोगों की एटीट्यूड्स में, लोगों का जो परसेप्शन है, जो थॉट है कैंसर को लेके, जो सोच बनी हुई है, ठीक है, उसको चेंज करें। सोच कैसी बनी हुई थी, इग्नोरेंस था, लोगों को कैंसर के बारे में पता नहीं था बहुत ज्यादा, ठीक है, और क्या था, फेटलिज्म था, मतलब कैंसर को वो फेट से एसोसिएट कर देते थे। अगर कैंसर हो गया तो ये समझ लेते थे कि ये तो किस्मत का है, ये तो किस्मत से हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब किस्मत को जो करना होगा वो खुद करेगी। मतलब वो डिफीट हो जाते थे, कोई एफर्ट नहीं करते थे, मान के बैठ जाते थे कि कैंसर होना था, हो गया, अब देखो क्या होता है आगे। इसी एटीट्यूड को चेंज करना था इस कैंपेन के थ्रू। और क्या लाना था, अंडरस्टैंडिंग लानी थी, ठीक है, इग्नोरेंस से अंडरस्टैंडिंग लानी थी पहले, कि आप कैंसर को समझो, कैंसर क्यों होता है, और ऑप्टिमिज्म लाना था कि आप पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो कि कैंसर हो गया उसके बाद भी चीजें अच्छी हो सकती। ओनली देन कुड पीपल बी परसुएडेड टू हैव रेगुलर चेकअप्स एट द फ्री क्लिनिक्स ऑफ सोसाइटी। और ये जब अंडरस्टैंडिंग आएगी, जब ऑप्टिमिज्म आएगा, तभी लोग आएंगे रेगुलर चेकअप के लिए
कि अगर आपने ये मान लिया ये कैंसर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप चेकअप नहीं कराओगे, आप कोई एफर्ट ही नहीं करोगे ना, आप डिफीटेड खुद को फील करोगे। तो इसी एटीट्यूड को चेंज करना था कि लोग में अंडरस्टैंडिंग आए, लोग में ऑप्टिमिज्म आए, होप आए, और वो रेगुलर चेकअप के लिए आए, जो कि फ्री था। ठीक। द एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद पॉजिटिव मैसेजिंग फीचर्ड हैप्पी पिक्चर्स ऑफ रियल पेशेंट्स हु हैड बीन क्यूर्ड ऑफ कैंसर। और उस कैंपेन में क्या था, उन लोगों को रखा गया था जो कि पेशेंट्स थे, जिन्होंने कैंसर को डिफीट किया था और आज वो खुश हैं। ठीक है, और वो रियल पेशेंट्स थे। The caption to these joyous photographs was a simple yet powerful message। और इन पिक्चर्स के नीचे जो कैप्शन लिखा गया था, जो मैसेज लिखा गया था, वो क्या था? लाइफ आफ्टर कैंसर इट्स वर्थ लिविंग। मतलब कैंसर के बाद जो लाइफ है ये वर्थ लिविंग है, मतलब ये जीने, ये इतनी, ये है लायक है कि आप इसको जियो। ठीक है, यानी आप कैंसर से हार मत मानो, इसके बाद भी लाइफ है। तो ये था पूरा ये पैसेज। ठीक है, आपने पढ़ा, आपने समझा, हमने पढ़ा, हमने समझा, साथ नहीं समझा। टोन क्या है? तो देखो, टोन जो ऑथर की है, ऑथर क्या कह रहा है, वो स्टार्टिंग से ही वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि उसने हाँ उसके अपने पास्ट के बारे में, जो पास्ट चीजें हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सोचा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे वो सोच रहा है कितना बिजी होता है स्केड्यूल, फिर उसने सोचा कि लास्ट मंथ उसको मिला था, मतलब पास्ट को ही रेमिनिस कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, फिर कैसे उसने ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया, कैंसर सेंटर में क्या स्टोरीज उसके माइंड में आई, उस चीज़ को लेके क्या ओपिनियन बना। ठीक है, जिसको कहता है ना कैप्शंस खुद से आते हैं, वो कोई स्टोरीज आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी उसने कंटिन्यू किया ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ पे उसने सिद्धार्थ मुखर्जी की बुक को इंट्रोड्यूस किया कि वो क्या कहती है, यहाँ पे भी वो सोच ही रहा है कि बुक के अकॉर्डिंग क्या है अब। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे रियल जो सिचुएशन है कैंसर का वो प्रेजेंट किया, और फिर यहाँ पे उसने डेविड ऑगलवी को के बारे में लिखा कि वो एटीट्यूड क्या था, कैसे उनको एटीट्यूड्स को चेंज करना था, और जो कैंपेन उन्होंने चलाया था वो कैसा था। तो अगर हम टोन की बात करें तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव टोन है क्योंकि ऑथर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, पहले का जो है वो सोच रहे हैं, काफी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेटिव भी कह सकते हो। एक मिनट, कॉन्टेम्पलेटिव। ठीक है, थॉटफुल है, वो पास्ट को सोच रहे हैं, बहुत डीप सीरियस थिंकिंग में ऑथर की कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो टोन हमारा रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पैसेज पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन से पहले खुद से करो। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कपल इन द लेट 70s और 80s मेंशन्ड इन द पैसेज। जो ऑथर ने जो कपल को मेंशन किया था, जो 70s 80s के थे, तो क्या सिग्निफिकेंस है उस कपल का, क्या रिप्रेजेंट करता है वो कपल पैसेज में? दे सिंबलाइज द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग। वो ये दिखा रहे थे कि एजिंग पॉसिबल से कोई बच नहीं सकता। एजिंग क्या है, जो बुढ़ापा है वो इनएविटेबल है, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक, दे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप इन डिफिकल्ट टाइम्स। वो कपल ये शो कर रहे थे कि कंपेनियनशिप, एक कंपनी का होना, लोगों का होना, साथ होना कितना जरूरत है डिफिकल्ट टाइम्स में। दे रिप्रेजेंट द टिपिकल डेमोग्राफिक ऑफ कैंसर पेशेंट्स। वो ये बता रहे थे कि जो टिपिकल कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो जनरली 70 या 80 साल के ही होते हैं, और जितने कैंसर पेशेंट है जनरली 70-80 साल में ही आते हैं कैंसर सेंटर पे, वो ये बता रहे थे। दे इलस्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ कॉफी ऑन एल्डरली पीपल। वो ऑथर ने इसलिए मेंशन किया है उन कपल को क्योंकि वो ये बता रहे थे कि कॉफी का इफेक्ट्स क्या होता है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कॉफी का इफेक्ट क्या होगा कपल्स पे, एल्डरली पीपल पे। they show the they show the generational gap in communication style। वो ये जो कपल को मेंशन किया है ऑथर ने, वो इस कपल के थ्रू ये बताना चाहता है कि जनरेशनल गैप है कम्युनिकेशन स्टाइल में। जनरेशनल गैप कब आता है, जब एज डिफरेंस बहुत होता है, तो आपका थॉट विचार, जो विचार होता है, आपके थॉट प्रोसेस अलग होता है, सामने वाले का प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग एज ग्रुप के हो, तो बातें मैच नहीं कर पाती। तो क्या बता रहा था, तो यहाँ पे देखो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। पैसेज अपने पढ़ रखा है, आपको समझ में आता है। क्या वो ये बता रहे थे कि एजिंग होनी ही होनी है, एजिंग से, बुढ़ापा से बच नहीं सकते? देखो ये जो सेंटेंस है, द सिंबलाइज द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग। इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग ये बहुत ही नेगेटिव टोन का फ्रेज है। यहाँ पे एजिंग की नेगेटिव इफेक्ट्स की बात हो रही है। बुढ़ापा क्या होता है, एजिंग जो होता है उसको हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन से डिनोट करते हैं।
नेगेटिव ही मानते हैं ना एजिंग को, एजिंग के साथ डिजीज आते हैं, वीकनेस आता है, बॉडी फंक्शन नहीं करता है ठीक से। बट जो कपल थे 70s 80s में, क्या वो कोई नेगेटिव चीज पोर्ट्रे कर रहे थे? नहीं, वो पॉजिटिव चीज पोर्ट्रे कर रहे थे। वो ऑप्टिमिज्म, होप पोर्ट्रे कर रहे थे, वो चीयरफुल थे, बातें कर रहे थे। कैसे बातें कर रहे थे? एक्साइटेड होके, इंथुजियास्टिक होके, जैसे वो फर्स्ट डेट पे गए हो, यंग हो। तो ये तो गलत। दे रिप्रेजेंट अ टिपिकल डेमोग्राफिक ऑफ कैंसर पेशेंट। अब देखो यहाँ पे वो थे, चलो 70s 80s के थे और उनमें से किसी को कैंसर था, बट क्या ऑथर ने ऐसा कुछ बताया है कि 70s 80s के लोगों को ही कैंसर होता है, या उस सेंटर में जितने लोग थे सारे 70s 80s के ही थे? कि ऑथर बता रहा है कि उनमें से किसी एक एग्जाम्पल लेके कि ये पूरा ग्रुप ऐसा ही होता है, मतलब यही जनरली इन्हीं को कैंसर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया ऑथर। क्या कॉफी का इफेक्ट बता रहा है? नहीं, उन्होंने कॉफी ली थी, बट उस पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पैसेज में। देखो हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है पैसेज में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, स्टोरी बता रहे हैं ऑथर, यहाँ पे उन्होंने लिखा, ठीक है, दे हैड पिक्ड अप कॉफी फ्रॉम द कैफेटेरिया एट वन डे ऑफ द रिसेप्शन। अब इस सेंटेंस का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑथर के थॉट प्रोसेस को इफेक्ट नहीं कर रहा। ऑथर इस चीज को लेकर कोई ओपिनियन नहीं बना रहा है कि उन्होंने कॉफी उठाई थी, तो ये नेग्लेजिबल है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी गलत है। और जनरेशनल गैप नहीं था दोनों में, क्योंकि दोनों ही 70s 80s में थे, अलग अलग जनरेशन के नहीं थे, और वो काफी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्टाइल में जनरेशनल गैप नहीं था। बचा क्या? ये दे हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप इन डिफिकल्ट टाइम्स। वो खुश क्यों थे? याद करो, खुश इसलिए थे ना कि बिकॉज दे वर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे कंपनी में थे, बातें कर रहे थे, खुश थे। तो जो कैंसर का जो नेगेटिव टॉल होता है वो अफेक्ट उसे ना नहीं कर रहा था। तो क्या शो कर रहे थे कि डिफिकल्ट टाइम से कंपेनियनशिप कितनी जरूरत होती है आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने में। तो ये शो कर रहे थे। देन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज सिद्धार्थ मुखर्जीज पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन? तो हमने सिद्धार्थ मुखर्जी का पर्सपेक्टिव क्या है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पे? तो हमने पढ़ा सिद्धार्थ मुखर्जी के बुक में उन्होंने क्या लिखा था, क्या लिखा था कि पेशेंट की स्टोरी है, डॉक्टर की स्टोरी नहीं है। तो इट शुड फोकस ऑन द एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है? कि जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो जितने डिस्कवरीज हुई, जितने इन्वेंशन हुए हैं मेडिकल हिस्ट्री में, उन पे फोकस करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी क्या डॉक्टर्स का, फिजिशियंस का रोल हाईलाइट हो जाएगा, पेशेंट का नहीं होगा। इट शुड हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमस डॉक्टर्स। नहीं, डॉक्टर्स की स्टोरी नहीं है तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी हाईलाइट करने के लिए सिद्धार्थ मुखर्जी ने नहीं कहा था। इट इज प्राइमरली अबाउट द रेजिलियंस एंड स्टोरीज ऑफ पेशेंट्स। हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी ने क्या किया था, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट शो किया था कि जो जनरली बिलीव स्टोरी होती है कि कैंसर की स्टोरी मतलब डॉक्टर की स्टोरी है, डॉक्टर ने क्या स्ट्रगल किया, कैसे ट्रीट किया, कितना स्ट्रगल सर्वाइव कैसे किया उन्होंने एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पे, या डॉक्टर्स रेजिलियंट होते हैं, सर्वाइवरशिप होती है, उनमें इन्वेंटिवनेस होता है, उसको कॉन्ट्रास्ट किया था कि ये एक्चुअली पेशेंट्स में ये क्वालिटीज होती है, पेशेंट्स ये कॉज करते हैं क्या डॉक्टर्स में ये क्वालिटीज होना। तो पेशेंट की स्टोरीज है, पेशेंट का रेजिलियंस है। इट शुड एम्फसाइज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। अब ये तो कोई तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये पूरी पैसेज में पैसे की बात ही नहीं की ऑथर ने या सिद्धार्थ मुखर्जी ने अपने बुक में, जो बुक का जो पार्ट वहां पे मेंशन था, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात ही नहीं हुई थी, तो इररिलेवेंट है। इट इज सेंटर्ड अराउंड द डिस्कवरीज ऑफ मेडिकल रिसर्चर्स। अब यहाँ पे मेडिकल रिसर्चर्स को हम, मेडिकल रिसर्चर्स, मेडिकल डॉक्टर, फिजिशियंस को नहीं देंगे प्रोमिनेंस, नहीं देंगे प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंस, पेशेंट्स को देंगे। तो ये भी गलत है। थर्ड पे आते, what was the main objective of the 1978 cancer awareness campaign by Ogilvy and Mather for the Indian Cancer Society? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कैंसर सोसाइटी का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कैंसर अवेयरनेस इंक्रीज करना और एटीट्यूड में चेंज लाना पेशेंट्स का। पहले क्या एटीट्यूड था? फेटलिज्म का था, डिफीटिज्म का था, वो उसको चेंज करना है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, ऑप्टिमिज्म। तो टुडेज फंड्स फॉर कैंसर रिसर्च के लिए फंड, पैसे जमा करना नहीं था, इररिलेवेंट है। to promote the use of advanced medical equipment, advanced technology use हो, advanced medical tools use हो, इसको promote करना ये भी गलत है। to change public attitudes toward cancer from fatalism to optimism, हाँ ये सही है, public का attitude, thought process, perspective change करना था fatalism से optimism पे। to advertise new treatment for cancer, नया नया ट्रीटमेंट आया है कैंसर का, उसको एडवर्टाइज कर रहे, प्रमोट कर रहे, ये भी नहीं था। टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर्स इन क्यूरिंग कैंसर, डॉक्टर्स के अचीवमेंट को हाईलाइट करना भी
नहीं था, एम एक ही था, पब्लिक एटीट्यूड, पब्लिक थिंकिंग में चेंज लाना। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, ठीक है, इसको भी कर लेना, अब डिस्कस करते हैं। What can be inferred about the author's view on public awareness campaigns for cancer based on the passage? अब ऑथर ने एक पब्लिक अवेयरनेस का एग्जाम्पल दिया है, कैंपेन का एग्जाम्पल दिया है, तो उसको एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए हम क्या इन्फर कर सकते हैं ऑथर के व्यू के बारे में, कि ऑथर का व्यू क्या होगा और कैंसर पब्लिक अवेयरनेस को लेके। तो ऑथर बिलीव्स दे आर इनइफेक्टिव एंड आउटडेटेड, ऑथर को लगता है कि वो इनइफेक्टिव है, आउटडेटेड है। अगर ऑथर को लगता कि ये इनइफेक्टिव या आउटडेटेड है, तो या तो ऑथर मेंशन ही नहीं करता, या तो ऑथर उसको क्रिटिसाइज करता। तो ऑथर ने मेंशन भी किया, ऑथर क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है, ऑथर एम्फसाइज कर रहा है। अगर आप देखो पैसेज में जाके, तो यहाँ पे जो कैंसर अवेयरनेस की बात है, इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में ऑथर ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आउटडेटेड तो वो नहीं बोलेगा कि आउटडेटेड होता है, इनफेक्टिव होते हैं। The author views them as crucial for changing public perception and encouraging proactive health measures. ऑथर को ऐसा लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो हाँ ये हमारा हो सकता है। क्यों? ये ऑथर का पूरा जो, देखो ऑथर ने मेंशन किया बहुत ही पॉजिटिव वे में उस चीज को, तो ऑथर का व्यू क्या होगा कि हाँ ये क्रूसियल है, ये जरूरी है। और ऑथर क्या कह रहा है, चेंज भी करना है, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस क्या करते हैं, एटीट्यूड में चेंज लाते हैं लोगों के, ठीक है। उनका जो परसेप्शन है नेगेटिव वाला, उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, ठीक है, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो पॉजिटिव पेशेंट जो है, लोग जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट लेते हैं, अपने लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं, मेजर्स लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ऑथर को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसने मेंशन किया। तो ऑथर थिंक दे शुड फोकस मोर ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। ऑथर को ये सोचता है ऑथर कि उसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है ट्रीटमेंट में, इस पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो इररिलेवेंट है, हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया है कि ऑथर ने इकोनॉमी फाइनेंस रिलेटेड कोई बात नहीं की है। तो ऑथर फील्स दे शुड बी सोली लिड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। ऑथर क्या फील कर रहे हैं, ऑथर को क्या लग रहा है कि कैंपेन सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल यानी डॉक्टर्स को, हेल्थ गिवर्स को करना चाहिए। अब एक बात देखो, ऑथर ने कभी भी डॉक्टर्स को ये नहीं कहा है कि उनका बहुत बड़ा रोल है। ऑथर ने मेंशन किया सिद्धार्थ मुखर्जी की बुक, पर्पस क्या था ऑथर क्यों पर ये मेंशन किया उसने, क्योंकि ऑथर भी समझता है कि पेशेंट्स का रोल क्या है, पेशेंट्स को ही ऑथर एम्फसाइज करता है। तो ऑथर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को दे दो एम्फेसिस, वो भी इसी पॉइंट के हैं ऑथर कि पेशेंट्स का रोल बड़ा है स्टोरीज में कैंसर की। तो ऑथर कंसीडर देम सेकेंडरी टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन ट्रीटमेंट, मतलब ऑथर समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट तो है, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी ऑथर ने डिस्कस नहीं किए, पॉइंट ऑफ डिस्कशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है पैसेज में ऑथर का। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला इकोनॉमिक एस्पेक्ट और टेक्नोलॉजिकल, तो इररिलेवेंट है, ऑथर ने तो इसकी बात ही नहीं की है। तो आंसर क्या हमारा बी। तो ठीक है, ये रहा हमारा पैसेज। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो भी आपका फीडबैक है मुझसे जरूर शेयर करें, जिससे मैं इन सेशन को और अच्छा बना पाऊँ। कोई आपके डाउट्स हैं किसी भी सेशन को लेके, ठीक है, पुराने सेशन को लेके, या कोई सजेशन है वो भी शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, प्रिपेयर करते रहे, और हमारी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कैप भी ऐसे इंप्रूव करती रहेगी। बस आप बने रहे इन सेशंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।